आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट, क्योंकि पार्ट जो पहला पार्ट था इससे उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी, वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था। इसलिए हम अपना जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा है उसका एक बार फटाफट कर देते हैं रिवीजन। जस्ट अ मिनट, हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में। अब हमने पढ़ रखा है कि फर्म इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पार्टनर, यानी कि सारे के सारे पार्टनर को जब हम एक साथ बुलाते हैं तो कहते हैं फर्म। इसलिए जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं पार्टनरशिप, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि पार्टनर और फर्म अलग नहीं है लोगों की नजर में, इसे लोगों की नजर में अलग अलग पर्सन नहीं माना गया। अगला है, अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट में कोई चीज लिखी है तो फिर आप एग्रीमेंट की चीज मानेंगे, लेकिन अगर एग्रीमेंट में कोई चीज नहीं लिखी तो फिर आपको ये चीज माननी पड़ेगी। आप ये चीज मानेंगे। क्या है देखिए, समझिए क्या क्या राइट, क्या क्या चीजें हैं ये। यहाँ से पढ़ते हैं एक सेकंड। ऑल द पार्टनर कलेक्टिवली में एंटाइटल, देखिए अलग कलेक्टिवली को बोला है क्योंकि फर्म को ही, फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ पार्टनर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। द प्रॉपर्टी विच इज डीम्ड एज बिलोंगिंग टू द फर्म इज absent of the any agreement between the partnership showing the contrary intention is comprising the following items। तो क्या कह रहा है, जो फर्म की प्रॉपर्टी है, ये जो कहे फर्म की प्रॉपर्टी है उस पे कुछ चीजें हो जाती है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में फर्म की प्रॉपर्टी में अधिकार आ जाता है सारे के सारे पार्टनर का। जो फर्म की प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार आ जाता है सारे के सारे पार्टनर्स का। अगला, ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट एक्वायर और परचेज बाय और फ्रॉम द फर्म। और जो फर्म ने सारे जो अपना क्या बोलते हैं अपना अधिकार परचेज करे हैं, या जो फर्म के पास जितने भी राइट्स वगैरह है उन सारे राइट्स पे भी अधिकार आ जाता है पार्टनर्स का। तो क्या क्या अधिकार आते हैं मैं देखो इसे डिटेल में करा देता हूँ। मैं सेक्शन नंबर 14 एक बार फिर से डिटेल में बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैंने पार्ट एक रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं सोचा था उसी को अपलोड कर दूं, लेकिन नहीं, अब शुरू से अपलोड कर देंगे इस वाले को। सेक्शन नंबर 14 में कहता है कि फर्म की प्रॉपर्टी कैसे किसे कहेंगे उसके बारे में बताता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 ये कहता है कि फर्म और पार्टनर एक है, क्योंकि लॉ ने पार्टनर को और फर्म को अलग अलग डिफाइन नहीं करा। इसीलिए जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी कहलाएंगी, एक्सेप्ट अगर कुछ एग्रीड करा है। मान लीजिए कोई एग्रीमेंट में है कि मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है और एग्रीमेंट में लिखा है कि C के पास कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी में, तो उस केस में उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो फिर सारे के सारे पार्टनर्स के पास प्रॉपर्टी में अधिकार रहता है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सारे के सारे पार्टनर में के पास अधिकार रहता है कॉमनली, कॉमन स्टॉक माने कॉमन अधिकार रहता है प्रॉपर्टी में फर्म की। नॉट सिर्फ फर्म की खुद, सिर्फ खुद की फर्म की नहीं, ये तो फर्म की प्रॉपर्टी है। जस्ट अ मिनट, ये तो है फर्म की प्रॉपर्टी। तो क्या हम कहेंगे सिर्फ फर्म की प्रॉपर्टी में अधिकार रहेगा? नहीं। मान लीजिए फर्म ने कोई बाहर से प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए फर्म ने कोई बाहर से आउटसाइड से प्रॉपर्टी खरीदी। मान लीजिए पार्टनर फर्म ने कोई बाहर से अपनी एक लैंड खरीदी जो फर्म अपनी पार्टनरशिप में इस्तेमाल करेगी, यानी कि फर्म अब इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसने एक लैंड भी खरीदी मान लीजिए बाहर से। उस लैंड पे भी सारे पार्टनर्स का अधिकार आ जाएगा अगर कोई एग्रीमेंट में कोई चीज नहीं लिखी है। ठीक, तो ये कह रहा है कि चाहे पार्टनर की उस फर्म की खुद की प्रॉपर्टी हो चाहे वो बाहर से लाए, लेकिन जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो हम ये कहेंगे पार्टनर्स की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, पार्टनर्स की ज्वाइंट स्टेट है। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स और फर्म एक ही बंदा ट्रीट करा गया है। तो जो पार्टनरशिप के है वो फर्म कुछ नहीं है बट ओनली अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर। फर्म इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर। इसीलिए हम कहेंगे कि जो फर्म के अधिकार है वो सारे के सारे पार्टनर्स के अधिकार है। इसलिए प्रॉपर्टी पे फर्म के अधिकार है तो प्रॉपर्टी पे सारे के सारे पार्टनर्स के भी अधिकार आ जाते हैं। जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में हमने पढ़ा था वो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे जो डिफरेंस करता है अपने और अपने मेंबर्स में, यानी कि मेंबर्स अलग और कंपनी अलग। और इसीलिए कंपनी जब अपने नाम पे शेयर होल्ड अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है, होल्ड करती है, तो उसमें मेंबर्स का अधिकार नहीं आ पाता, क्योंकि कंपनी अलग पर्सन है और मेंबर्स अलग पर्सन है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि पार्टनर अलग पर्सन है और फर्म अलग पर्सन है। लॉ ने अलग नहीं कहा, इसलिए जो फर्म के नाम पे चीज है उस पर पार्टनर्स का अधिकार आ रहा है, चाहे वो भले ही गुडविल ऑफ द बिजनेस क्यों ना हो। गुडविल क्या होता है? देखो, गुडविल समझना जितना आसान है वो गुडविल को डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। क्यों है समझना आसान? क्यों है? आपको पता है 3-4 मेथड है, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वगैरह मेथड आप पढ़ते हो, +2 में ही पढ़ा होगा आपने, और अब अकाउंट में पढ़ेंगे आप अपने गुडविल वाले चैप्टर में।
एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ पढ़ाया जाता है गुडविल। तो क्योंकि गुडविल आप पढ़ोगे तो गुडविल में क्या होता है, गुडविल को पढ़ना तो आसान है लेकिन इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। हर एक बंदे के लिए गुडविल का मतलब अलग अलग है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 10 साल का प्रॉफिट का एवरेज कर लो तो गुडविल आ जाएगी। आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो 15 साल का प्रॉफिट एवरेज करूंगा, कोई कह रहा है नहीं कोविड था बीच में, कोविड वाला टाइम हटा दो और कोविड के अलावा वाले 5 साल का या कोविड के अलावा वाले 2 साल का कर लो, तो सब अलग अलग कहेंगे। इसलिए गुडविल को डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक कोशिश करी गई है गुडविल को डिफाइन करने की। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है लेकिन फिर भी लोगों ने एक कोशिश करी कि वो गुडविल को डिफाइन कर पाए। क्या है गुडविल? इज अ कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 2-4 फॉर्मूले हैं, मतलब 2-4 मेथड है और इजीली हो जाता है, लेकिन डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं डिफाइन। गुडविल में भी डिफाइन है, मैं बोल रहा है देख लो कि कर सकते हैं। गुडविल को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, कि किसी भी फर्म की रेपुटेशन है। बिजनेस फर्म मान बिजनेस में फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई कुछ भी हो, मान लीजिए कोई कंपनी भी है, कोई है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रेपुटेशन है, जिसकी इज्जत है। रेपुटेशन कब आती है? जब आप कस्टमर से अच्छा व्यवहार रखोगे, कस्टमर को अच्छा सामान दोगे, आफ्टर कस्टमर सर्विस अच्छी दोगे, तो आपको कस्टमर आपको अपने घर घर के जैसा समझ लेता है और आपसे ही परचेस करना चाहता है। तो अगर आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि आपका कस्टमर आपसे ही परचेस करना चाह रहा है, जिसकी वजह से आप जो मार्केट में आपके कंपटीटर है या जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ऊपर कमा पा रहे हैं, यानी कि सुपर प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो उस केस में आपको कहेंगे कि आप गुडविल की वजह से ही कमा पा रहे हैं। कि मानी जो आपकी फर्म है, जिस जैसी बिजनेस आपकी फर्म कर रही है, ऐसी बिजनेस करने वाली जो दूसरी फर्म है, सेम बिजनेस सेम रिस्क वाली, वो जितने प्रॉफिट कमा पा रही है आप उनसे ऊपर कमा पा रहे हो। फर्म के प्रॉफिट जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट होता है ना, वैसे आपको पता है। ये मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम नहीं जाने दीजिए, ये मानिए ये है हमारी रिलायंस को जानते हैं ना, रिलायंस जियो। तो जियो जो है वो अपनी कहीं ना कहीं टेली कम्युनिकेशन में है, और एक हमारी बीआई वोडाफोन इंडिया भी टेली कम्युनिकेशन में है। तो मान लीजिए जियो और बीआई जो कमाते हैं, जियो कमाता है 2 लाख 2 CR और बीआई कमा रहा है 5 CR। नहीं उल्टा बोल दिया, मान लीजिए बीआई कमा रहा है 2 CR और जियो कमा रहा है 5 CR। और एक और कंपनी है एयरटेल, एयरटेल कमा पा रही है 3 CR। हम मान लेंगे हम जो, लेकिन जो फर्म का एवरेज माना जाता है कि ये माना जाता है कि 3 से 4 CR नॉर्मल है। कि अगर 4 CR तक का आप प्रॉफिट कमा रहे हो, या 4 भी नहीं गए, तो अगर कहें कि आप 3 CR तक का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना तो आप कमा ही लोगे इस इंडस्ट्री में, ऐसा माना जाता है। लेकिन रिलायंस 3 नहीं कमा रही, जियो 3 नहीं कमा रहा, जियो कमा रहा है 5। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर के दो प्रॉफिट 2 लाख 2 करोड़ कमा पा रहा है, वो जियो किस वजह से कमा पा रहा है? जियो कमा पा रहा है अपनी गुडविल की वजह से। क्योंकि जियो ने इतना फ्री नेट दिया, इतना फ्री नेट दिया कि उसने आपको आदत लगा दी ज्यादा नेट इस्तेमाल करने की कम रेट पे। उसने आपको आदत लगा दी ज्यादा नेट इस्तेमाल करने की कम रेट पे। इसीलिए आजकल देखना कि हर एक फोन में मैक्सिमम टाइम जियो ही मिलता है सिम। तो ये सब आप समझ गए कि गुडविल क्या है चीज होती है। जब डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, तो जितने भी पार्टनर हैं उस फर्म में सबके पास अधिकार होता है कि वो अपने गुडविल के हिस्से का पैसा लेकर जाए। क्यों ऐसा होता है? मानिए जैसे देखो ए है, जस्ट अ मिनट यार, मान लीजिए ABC 3 बंदे हैं। मान लीजिए ए है, बी है एंड सी, ये 3 बंदे हैं, ठीक। ABC था, ए बी तो पहले था और सी आया बाद में एडमिशन, सी ने अपना लिया बाद में फर्म के अंदर एडमिशन। तो अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? सी ने एडमिशन लिया, तो आप एडमिशन की जब एंट्री पढ़ते हो अपने अकाउंटेंसी के अंदर, तो वहां पे आप देखते हो कि जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लाता है। वो गुडविल का मतलब ये होता है कि जो जो ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने जो मेहनत करी, जिस मेहनत की वजह से वे आज प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, उनकी मेहनत को पे ऑफ करता है इन फॉर्म ऑफ गुडविल। इसीलिए आप देखते हैं होंगे जब आप एंट्री करते हैं अकाउंटेंसी में कि जब गुडविल लाता है पार्टनर, तो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब ये गुडविल ला चुका, यानी कि इसने अपने एडमिशन से पहले जो भी फर्म ने अपनी गुडविल बनाई है उसका पैसा दे चुका है ये फर्म को, और अब ये आने के बाद अपने आप खुद करेगा। तो इसलिए कहेंगे जब डिसोल्यूशन होगी तो उस टाइम पे जितने पार्टनर होंगे कहीं ना कहीं सबका अधिकार आ जाता है गुडविल पे। वो इसी वजह से आ पा रहा है कि अगर मान लिया कोई पार्टनर ऐड भी हुआ है तो वो साथ में अपने पैसे लाता है गुडविल के। और अगर कोई पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं ला रहा, उस केस में बचे हुए पार्टनर एग्रीमेंट में कर देंगे कि अगर जब फर्म डिसोल्व होगी उस केस में तुम्हें गुडविल में हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। तो एग्रीमेंट में कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। एक है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। एक है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर। क्या एक पार्टनर की प्रॉपर्टी दूसरे पार्टनर की बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? इसका लॉजिक समझिए, क्योंकि हर एक पार्टनर अलग अलग इंडिविजुअल है। लोगों की नजर में हर एक पार्टनर को अलग अलग माना गया है, लेकिन पार्टनर और फर्म को अलग नहीं माना जाता। ये माना जाता पार्टनर और फर्म एक बंदे हैं, क्योंकि पार्टनर और फर्म एक हैं,
तो जो फर्म अपने नाम पे एसेट होल्ड करती है वो भी पार्टनर्स की ही कहलाई जाती हैं। लेकिन एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर लॉ की नजर में अलग अलग बंदा है, इसीलिए ये कहेंगे कि अगर एक पार्टनर की कोई पर्सनल एसेट है जो वो फर्म में लिया है बिजनेस के लिए, तो वो बाकी पार्टनर की नहीं बचेगी। मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर थे, तो सी ने क्या करा, सी बेचारा क्यूट था, तो सी क्यूट ने अपनी 2 बीघा जमीन फर्म के नाम पे कर दी, फर्म को दे दी अपनी 2 बीघा जमीन। फर्म सी ने कहा कि लो फर्म, तुम्हें लैंड की जरूरत पड़ रही है, तुम बाहर से मत मंगाओ, मेरे पे लैंड खाली पड़ी है, घास फूस उग रही थी, कोई फायदा नहीं, अब तुम इस्तेमाल करो, इसे बिंदास इस्तेमाल करो, लेकिन प्रॉफिट कमाओ। तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो रेशियो में मुझे भी कहीं ना कहीं मेरा भी बेनिफिट है, मुझे भी प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो आप प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की बात है, ऐसे कहा सी ने। तो अब ये आ गई फर्म में, ये प्रॉपर्टी आ गई फर्म के पास, तो क्या इसे ये कह दे कि बचे हुए पार्टनर का भी अधिकार आ जाएगा? नहीं कहेंगे। किसी एक पार्टनर की अपनी पर्सनल एसेट है जो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ला रहा है, तो उस केस में वो एसेट भले ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ चुकी है, यानी कि उसकी बाउंड्री के अंदर आ गई या उसके अधिकार के अंदर आ गई, फिर भी वो बचे हुए पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं बनती है। अब सेक्शन नंबर 15 देखते हैं एप्लीकेशन की, जो हमने इतनी देर से पढ़ा है प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है। सेक्शन नंबर 15 प्रोवाइड दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ फर्म, कि जो फर्म की एसेट है वो फर्म के बिजनेस पर्पज से ही इस्तेमाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए फर्म के पास एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बचे हुए पार्टनर घूम रहे हैं, गाड़ी फर्म के लिए थी और इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टनर अपने पर्सनल पर्पज से अपनी फैमिली को ट्रिप पे घुमाने ले जाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। In a partnership, there is a community of interest which all partners take in the property of the firm. माना, ये कह रहा है कि माना कि पार्टनरशिप फर्म में ये कहा गया है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है उस पर पार्टनर्स का इंटरेस्ट होता है या उस पर पार्टनर्स का अधिकार होता है, लेकिन बट इट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर उन चीजों को एक्सप्लॉइट करें। मीन्स ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द पार्टनरशिप a particular partner have any property interest in the asset of the firm। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर ऐसा है या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर उसे अपने पर्सनल काम में लगाए या उसे अपनी खुद की पर्सनल जागीर ना समझे। जो पार्टनरशिप की फर्म की प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनरों की प्रॉपर्टी है। लो ऐसे कह रहा है कि देखो जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर की प्रॉपर्टी है, कोई अकेला पार्टनर उसे अपनी पर्सनल जागीर ना समझे और उसका पर्सनल यूज ना करे। जो उसका यूज होगा वो फर्म के लिए होगा, सारे के सारे पार्टनर के लिए होगा। गोवा जाएंगे तो सारे के सारे पार्टनर जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उस केस में गलत माना जाएगा। Every partner of a firm has a right to get his own share of profit till the firm substand, and he has also a right to see that all the asset of the partnership are applied to use for the purpose of, क्या कह रहा है समझो, ये कह रहा है कि जब तक एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो फर्म है जब तक सी इसके अंदर है तो सी के पास 2 चीजें होती हैं। एक तो सी के पास अधिकार है अपना प्रॉफिट लेने का, एक तो सी के पास अधिकार है अपना प्रॉफिट लेने का, और दूसरा सी के पास अधिकार है कि वो देखता रहे कि एसेट जो है फर्म की उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं, या कहें कि जो फर्म की एसेट है उनका उपयोग, उनका इस्तेमाल फर्म के लिए ही हो रहा है कि नहीं, कि कोई पार्टनर पर्सनली इस्तेमाल तो नहीं कर रहा फर्म की एसेट का। तो ये एप्लीकेशन भी हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 15 था। अब पढ़ते हैं अपना अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 16, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर। चालबाज, तुम तो बड़े चालबाज हो। एक सेकंड देखते हैं क्या खोल रहा है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको सिंपल ही। मानिए 2-3 पार्टनर थे, अपने में तो एबीसी रहते हैं, एबीसी ए बी के बाद थोड़ा डिफरेंस है, देखिए इसे इग्नोर मत करना कभी भी, बी सी नहीं है, वो बी एंड सी है, कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं। अब क्या हुआ, सी था क्यूट, क्योंकि सी क्यूट था तो सी क्या करता था, सी ही सारी सेल्स वगैरह देखता था। तो सी ने जब सप्लाई करी सब गुड की, फिनिश गुड की जब सप्लाई करी, रॉ मटेरियल बोल रहा था, सॉरी फॉर डैट, सी जब फिनिश गुड की सप्लाई कर रहा था, सी ने पर यूनिट बेच दिया, सी ने पर यूनिट बेचा 56 रुपीज में, यानी कि 56 रुपए पर यूनिट पे सी ने आउटसाइडर को बेचा सामान। लेकिन सी को, ए और बी को पता था कि ये जनरली बिकता है, जनरली ये बिकता था, मान लीजिए ये जनरली बिकता था 54 रुपए पे। ए और बी को पता था कि हमारा जो सामान बिकेगा वो 54 रुपए तक जा सकता है। ए और बी को पता था कि हमारा सामान 54 रुपए तक जाएगा, जैसी हमारी गुड की क्वालिटी है वो 54 रुपीज तक जाएगी। सी था क्यूट, सी ने सामने वालों को भी बना दिया क्यूट, सी क्यूट सामने वाले भी क्यूट। सी ने कहा कि नहीं नहीं हमारा सामान बहुत बढ़िया है, ये है वे है, सारी क्वालिटी बता के सी ने 56 रुपए पर पीस बेच दिया। 54 रुपए पर पीस बिकने वाला सामान सी ने 56 रुपए पर पीस बेचा,
तो ये जो 2 रुपए पर पीस का डिफरेंस आया, ये किसका प्रॉफिट, किसने कमाया ये प्रॉफिट? ये प्रॉफिट कमाया किसने, आप मुझे ये बताना। ये प्रॉफिट कमाया तो सी ने है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कमा पाया वो सी ही कमा पाया। तो अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमा लेता है, कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है, इसे कहते हैं सीक्रेट प्रॉफिट अर्न। कि अगर कोई पार्टनर चौबीस रुपये कोई प्रॉफिट अर्न कर लेता है जो बिजनेस के कनेक्शन से था, तो को डिस्क्लोज करना वो सी की जिम्मेदारी है कि सी ए और बी से कहे, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए सी की जिम्मेदारी है सी जाए और सी ए बी से कहे कि देखो तुम तो 54 कह रहे थे, भाई ने तुम्हारे 56 में बेचा। तो ऐसे जाके सी को कहना पड़ेगा। सी ये कह सकता है कि देखो तुम्हारा भाई एक्स्ट्रा बेच देता है, मतलब हाई रेट पे बेच देता है, इसलिए तुम एक काम करो, अब तुम अपने भाई की सैलरी बढ़ाओ। सैलरी के लिए कह सकता है, लॉजिकल बात है, ये किसी भी चीज के लिए कह सकता है। लेकिन सी की जिम्मेदारी है सी और ए बी को ये सीक्रेट प्रॉफिट की जानकारी दे, या इस प्रॉफिट की जानकारी दे जो उसने एक्स्ट्रा कमाया है। अगर ये सी कहता है कि नहीं नहीं मैं तो सी हूँ, मैं को जानकारी दूंगा, सी ने कहा मैं तो अपनी जेब में रखूंगा 2 रुपए, तो सी अपनी जेब में नहीं रख सकता, ये चीटिंग हो जाएगी बचे हुए पार्टनर के साथ। तो ये सब होता है चीजें, मैंने आपको समझा दिया। मैं पढ़ते हैं थ्योरी से अपना ये चीज़ों को। तो ये सेक्शन नंबर 16 कहता है पर्सनल प्रॉफिट। ये अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो उसके बारे में कहता है सेक्शन नंबर 16। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ नहीं लिखी, जैसे हमारा वो एग्जाम्पल था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ लिखी होती, ए और बी ने एग्री करा होता कि सी हमारा हम मान रहे हैं 54 रुपए, अगर 54 रुपए से ऊपर तुम कुछ कमाओगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, हमें और बताना कितना। अगर ए और बी अपने आप से कहते, अपने मुंह से ये बात कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिख देते कि सी हम मानते हैं हमारे जो पर यूनिट है उससे 54 रुपए का मानते हैं, और 54 रुपए से यानी कि 54 रुपीज से जो भी एक्सेस में तुम बेचोगे उस पर तुम्हारा अधिकार होगा उस प्रॉफिट में, अगर ऐसा लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा तो उस केस में अब सी की जिम्मेदारी है कि वो ए बी को जाकर बताए कि मैंने 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है मालिक। तो अब जस्ट अ मिनट, अब वो ए बी की मर्जी हो जाती कि ए बी चाहे तो उस प्रॉफिट को कहे कि सी तू ही रख ले, चाहे तो किसी रेशो में बांटे। लेकिन सी की ये जिम्मेदारी थी कि वो ए और बी को बताए कि उसने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करे हैं। ये है मेरा मत। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट में चीज है तो वो फिर कॉन्टैक्ट वाली मानी जाएगी, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर ये 2 पॉइंट होते हैं ए एंड बी। क्या है पढ़ते हैं। इफ अ पार्टनर ड्राइव ऑन एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म, कि फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से कोई पार्टनर खुद प्रॉफिट कमा लेता है, और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ फर्म, या फिर जो फर्म की बिजनेस है उस बिजनेस से, जैसे हमारे केस में तो बिजनेस से कमा रहा था, या फर्म के नाम से कमा दे, या फर्म के बिजनेस से कमा ले, या फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से कमा ले, तो उस केस में क्या होता है, ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो उसके लिए उसका काम जिम्मेदारी ये है कि जो उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया है वो प्रॉफिट अब पार्टनर फर्म को दे। फर्म को देने का मतलब ये है कि सी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो ए और बी के पास ले जाए, ए और बी से कहे कि देखिए मैंने पर यूनिट 2 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए हैं, ये रहा उसका एक्स्ट्रा अमाउंट, अब आप बताइए इस अमाउंट को किस रेशो में बांटे, क्या करना है इस अमाउंट का। ये भी कहेंगे पी एस आर में बांटो, पी एस आर में बटेगा, ये भी कहेंगे इक्वली बांटो, इक्वली बटेगा, जो भी चीजें होंगी वो देखी जाएंगी। लेकिन इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए और बी से आकर बताए। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज कंपीटिंग विद दैट फर्म ही शैल बी अकाउंटफुल। देखो समझो, हमने एग्जांपल दे दिया, ए पॉइंट का मैं एग्जांपल दे चुका, बी पॉइंट का एग्जांपल देखिए। बी पॉइंट का कह रहा है, मान लीजिए ये फर्म थी, इसमें कौन था, ए बी सी थे, ए बी और सी, ए बी सी थे, और ये फर्म थी, ये फर्म बनाती थी सॉफ्टवेयर, ये फर्म बनाती थी सॉफ्टवेयर। देखते देखते सी एक्टिव रहता था तो सी को भी सारी जानकारी होगी कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, किस मार्केट में बिकते हैं, कैसे कैसे उनकी टेस्टिंग होती है, सब चीज सी को पता चल चुकी थी। सी ने क्या करा, सी ने चुपचाप बिना ए और बी को बताए, सी ने बिना ए और बी को बताए सीक्रेटली अपनी एक अलग फर्म बना ली, सी और अपनी वाइफ के नाम से, सी मिस सी और मिसिस सी ने आपस में एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, क्योंकि इन्हें पता था कैसे कहाँ से कस्टमर लाने हैं, किस तरीके से कस्टमर लाएंगे ये, और क्या क्या चीजें करेंगे। अब सी क्या, सी था चालाक, सी फोर चालाक। आप कुछ और समझ रहे थे क्या, सी फोर चालाक। तो जो सी था चालाक, सी चालाक ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने बना ली। अब सी ने ये बात ए और बी से छुपाई कि उसने भी एक सेम नेचर की फर्म बनाई। तो अगर कोई पार्टनर सेम नेचर की कोई फर्म बनाता है, जो फर्म हमारी जो ओरिजिनल फर्म है उसके साथ compete करेगी, और उससे कोई प्रॉफिट कमा लेता है, मान लीजिए इस फर्म से उसने सॉफ्टवेयर बेचे, तो इस फर्म से जो वो सॉफ्टवेयर बेच के प्रॉफिट कमाएगा बिना ए और बी को बताए, भले ही उसकी मेहनत का पैसा था, कमाया उसने कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो बताता वो ए और बी को बताता, हो सकता है ये बात सुन के ए और बी उसे निकाल देते
कहते कि नहीं नहीं तुम यहाँ भी बिजनेस करोगे वहाँ भी करोगे तो तुम हमारे कस्टमर को लेकर जाओगे। हो सकता था एयर बी निकाल दें, इस निकलने के डर से उसने एयर बी से बात छुपाई। तो अब उसने छुपाया तो अब इसी की जिम्मेदारी है कि जो इस वाली फर्म का प्रॉफिट है, सीयर मिसेस सी वाली फर्म का जो प्रॉफिट है, ये भी उस वो जो ओरिजिनल फर्म है उसके पास लेकर जाए, एयर बी के पास प्रॉफिट लेकर जाए। और एयर बी से कहे कि मालिक हमने एक बैकग्राउंड में एक फर्म बना ली थी अपनी, मैंने मेरी वाइफ ने, इसने इतना प्रॉफिट कमा लिया, ये भी कहीं ना कहीं अब आपका ही है। आप अब आपका मतलब सारा आपका नहीं, ये नहीं कि सारा ही आप रखोगे, आपका ही मतलब फर्म का है, और जो भी हमारा रेशियो था उस रेशियो में बांट दीजिए। तो ऐसे होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट था, एयर बी ने कही थी कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अगर काम अच्छा लग गया, तुम्हें काम अच्छा समझ में आ गया, तुम अपनी फर्म खोल लेना, हम मना नहीं करेंगे। अगर पहली एग्रीमेंट में ये चीज लिख दी तो उस केस में ये वाला अधिकार भी नहीं आ पाएगा। ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, आपके सेल्फ रीडिंग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल डाल दिया है। ये एक और एग्जाम्पल है, आप पढ़ लें। चलिए इस बारे को मैं पढ़ देता हूँ, क्या आप सारे एग्जाम्पल खुद ही पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा। इफ ए एंड बी ABCD ने बिजनेस स्टार्ट करी, किस चीज की, इम्पोर्टिंग सेंधा नमक, सॉरी इम्पोर्टिंग सॉल्ट, नमक मंगाने का बाहर से। अपना पाकिस्तान वगैरह नमक बनाता है और सऊदी वगैरह से भी नमक बन जाता है, तो जो नमक बाहर से मंगाने की उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करी। फॉरेन पोर्ट यानी कि बाहर के बंदरगाहों से, बाहर के पोर्ट से। एंड सेलिंग इट एट चंडीगढ़, चंडीगढ़ है चियातक चैंगून, चलो ये छोड़िए, कोई भी एक जगह है, मान लीजिए दिल्ली, एट दिल्ली, कि उन्होंने अपना जो बाहर से वो मंगा रहे थे सिंधा नमक, सिंधा क्यों निकला है बार बार, जो बाहर से वे नमक मंगा रहे थे, उस केस में क्या होता है, उन्होंने फॉरेन पोर्ट से नमक मंगाया और वो नमक ले जाके वे दिल्ली यानी कि दिल्ली के अंदर बेचना चालू कर दिया, ठीक है ना। ए स्टक सर्टेन ट्रांजेक्शन इन सेल्स ऑन हिज ओन अकाउंट, ये ने क्या करा, ये चालाक था हमारे केस में, ये बहुत तेज था। ये ने क्या करा, मान लीजिए 100 बार नमक बिका, यानी कि 100 ट्रांजेक्शन हुई नमक की, तो 100 ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट आएगा। ये ने कहा नहीं नहीं हम करेंगे चालाकी, ये ने क्या करा, 100 में से 70 एक सेकेंड, ये ने क्या करा, ये था चालाक, इन्हें क्या करा, इन्हें 100 ट्रांजेक्शन को स्प्लिट कर दिया। इन्हें कहा 80 ट्रांजेक्शन तो मैं बताऊंगा फर्म को कि देखो हमने 80 ट्रांजेक्शन करी है, इसका प्रॉफिट आएगा आपके पास आएगा, और 20 ट्रांजेक्शन मैं छुपा लूंगा, और इन 20 ट्रांजेक्शन से मैं सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करूंगा और अपनी पर्सनल जेब में रखूंगा। ऐसा इन्हें करना चाहा। तो अब इस केस में कैसे करेगा, इन्हें करा, इन्हें क्या करा, ये 100 बोरी नमक आया था, इन्हें दिखाया कि जो फर्म ने, ये ने फर्म को बताया, ये एक्सपोर्ट बाहर से ये लाता था बोरी, जो आती थी नमक की बोरियां वो ये ही लाता था। ये ने फर्म से कहा मैं 80 बोरी लेने जा रहा हूँ, 80 बोरी ला के बेचूंगा। फर्म ने कहा ठीक है ला के बेचिए। 100 ये ले आया 100 बोरी, ये ने क्या करा, 80 बोरी तो फर्म के गोडाउन में डाल दिए और 20 बोरी अपने एक अलग गोडाउन में डाल दिए। सेम नेम था, सेम पैकिंग थी। 80 बोरी तो उसने फर्म को बेची, तो जो इस पर प्रॉफिट आएगा वो फर्म का होगा, लेकिन 20 बोरी पे भी प्रॉफिट तो सेम रहेगा, तो इसका सारे का सारा जो प्रॉफिट आएगा वो ये अपने पास रख रहा था, जो कि इसे भी सीक्रेट प्रॉफिट ही कहेंगे। देख रहे हो कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं आजकल, दुनिया भरोसे के काबिल ही नहीं यार। विच इज फाउंड टू बी सेम नेचर ऑफ बिजनेस, इसने करा इसने उसी के नाम पे या उसके जैसे ही एक अपनी बिजनेस बना के वो नमक बेच दिया। तो इस केस में जो प्रॉफिट कमाया वो सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, इसने सीक्रेटली करी ये चीजें, उस वाली फर्म का नाम इस्तेमाल करके या उस वाली फर्म की पॉपुलैरिटी, क्योंकि रॉ मेटल की नज़र में भी एक फर्म की इज्जत रहती है ना, तो रॉ मेटल की नज़र में, जो रॉ मेटल सप्लायर की नज़र में जो फर्म की इज्जत थी, उसके बेस का इसने फायदा उठाया, सस्ता माल लाया फर्म के नाम पे और अब उसे अपने मर्जी से बेच रहा था, तो इसलिए ये लायबल रहेगा उस प्रॉफिट को। जो प्रॉफिट ये कमाएगा इन 20 बोरियों से नमक की, तो वो प्रॉफिट ये की जिम्मेदारी है कि अपनी जेब में ना रखे, फर्म को दे और फर्म फिर उसे रेशियो में बांटेगी। अगला है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 बात करता है हमारे पास राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन दी फर्म, कि मतलब जब फर्म में चेंज होता है उसके बाद पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं और पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, ये देख लेते हैं। ए चेंज में बी टेकन प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, जब फर्म को जब चेंज होगा तो उसकी क्या क्या, इट में बी इन वन ऑफ द फोर वे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तो फर्म बनी होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट होगा, डीड होगी, तो डीड को चेंज करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा पार्टनर्स पे, पार्टनर्स के क्या राइट होंगे, क्या ड्यूटी होंगे जब फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फर्म की कुछ चार तरीके से अगर चेंज करेगी तो उसे कहेंगे फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल डॉक्यूमेंट
जैसा भारत का संविधान है, ऐसे फर्म का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होती है उसका एग्रीमेंट, उसका डीड। तो अगर डीड की कुछ चीजों में चेंज होगा तो उसे बताना पड़ेगा। क्या? वेयर अप न्यू पार्टनर और अपकमिंग पार्टनर कमिंग इन। ठीक, जब कोई पार्टनर आता है, ये बता रहे हैं कि चेंज क्या क्या होते हैं और इन चेंज के बाद पार्टनर्स की क्या जिम्मेदारी हो जाती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, ये बता रहे हैं क्या क्या चेंज होंगे, किन चेंजों की बात कर रहे हैं हम, जिन चेंज के बाद कुछ पार्टनर के राइट एंड ड्यूटी हम पढ़ेंगे। पहला चेंज है जब पार्टनर कोई आएगा या जाएगा, कोई आएगा। फिर क्या है दूसरा पार्ट, जब कोई पार्टनर जाएगा जाएगा या तो सीधा स्वर्ग जाएगा यानी कि बाई डेट, या फिर वो अपने घर जाएगा, आराम करेगा, रिटायरमेंट। उसके बाद है बेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरिड ऑन अ प्रॉफिट अदर देन द बिजनेस फॉर दी इट इज ओरिजिनली फॉर। मान लीजिए एक पार्टनरशिप थी जो पहले खिलौने बनाने के लिए बनी थी, लेकिन अब वो शैम्पू बना रही है, बिल्कुल अलग चली गई। ऐसा भी अगर कोई है तो उसे भी कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव। ये बता रहे हैं कि किन किन केसों में मानेंगे कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ हुई है। आप पहले भी केस तो समझोगे ना कि किन केसों को कहेंगे कि फर्म के में चेंज हुआ है, तभी तो आप समझोगे उन केसों में पार्टनर्स की क्या क्या राइट एंड ड्यूटीज हैं। पहले अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चेंज कहते किसे हैं, बड़ा चेंज कहते किसे हैं, तो आप उसमें राइट एंड ड्यूटी पढ़ समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले बताया है कि किन किन चेंजों को हम कहेंगे कि बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हैं, यानी कि फर्म के साथ बड़े लेवल पे चेंज करे गए हैं। जब कोई पार्टनर आता है उसे भी एक बड़ा चेंज माना जाता है, कोई पार्टनर जाता है उसे भी, चाहे वो स्वर्ग जाए यानी कि डेथ से जाए, चाहे वो रिटायरमेंट हो। उसके बाद मेरा पार्टनर का मीन, मेरा पार्टनरशिप कंसीन कैरिंग ऑन अ बिजनेस। जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है या करने जा रही है, ऐसा बिजनेस जो वो पहले नहीं करती थी, जो उसके ओरिजिनल बिजनेस से हटके था। पहले आप खिलौने बना रहे थे और अब आप अगर आप शैम्पू बना रहे हो तो सब अलग मामला हो गया ना। ऐसा कोई केस है तो भी। अगला, वेयर द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फिक्स पीरियड। मान लीजिए जब हमने टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ा था अपनी यूनिट 1 में, मेरे साथ पढ़ा था आपने, उसमें हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल होती है या पार्टनरशिप फॉर फिक्स टेन्योर होता है। एक तो होती थी पार्टनरशिप एट विल, वो जब तक चलेगी जब तक पार्टनर चाहेंगे, और दूसरा था एट फिक्स टेन्योर। मान लीजिए 5 साल के लिए बनाई थी हमने डीड पार्टनरशिप की, लेकिन हम सोच रहे हैं यार बिजनेस बढ़िया चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसे चला देते हैं, 5 साल तो हो गया, अभी और चलाएंगे 10-5 साल। तो क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन इससे भी चेंज करना जाएगा। तो ये 4 बड़े चेंज हैं, ये 4 बड़े चेंज याद रखना। इन 4 बड़े चेंज पे अब क्या क्या राइट और ड्यूटीज हैं वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ये पढ़ेंगे यहाँ। ये 3 ड्यूटी, 3 राइट एंड ड्यूटी के बारे में 3 पॉइंट में बताया गया है। अगर ये 4 बड़े चेंज होए, ये वाले चेंज होते हैं, चारों में से कोई सा भी चेंज होता है, तब जाके ये राइट एंड ड्यूटीज अराइज होते हैं किसी पार्टनर्स के। इन्हें पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना? क्या क्या पढ़ते हैं? आफ्टर अ चेंज इन अ फर्म, जैसे फर्म में चेंज होगा, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होता है। अब आपको ये नहीं बताते कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कहते हैं किसे, तो आप यहाँ वो हो जाते ना, परेशान हो जाते हैं कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज। अब ये बता चुके हैं फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज क्या होता है, ये 4 चीज करना फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कहलाता है। तो जब भी हम चेंज करते हैं फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उस केस में क्या है, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंजिंग ऑफ द फर्म। क्या बोल दिया समझिए। मान लीजिए टाइमलाइन है, यहाँ पे हुआ चेंज, मतलब यहाँ पे कोई एडमिशन हुआ, कोई रिटायरमेंट हुआ, कोई डेथ हुई, या कोई बिजनेस का चेंज कर रहे हैं, या जो 4 पॉइंट है उन 4 पॉइंट में से इस वाले पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट हुआ है, तो पार्टनर्स के जो अधिकार थे या पार्टनर की जो ड्यूटी थी वो सेम रहेंगी। जैसे इस जगह सेम थी वैसे ही इस वाले पॉइंट पे भी सेम रहेंगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज होने के बाद भी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी पार्टनरशिप के राइट एंड ड्यूटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि किसी पार्टनर की मृत्यु से बचे हुए पार्टनर्स के अधिकार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या कहें तो किसी ना किसी पार्टनर के आने से जो पहले के पार्टनर हैं उन पे उनके राइट एंड ड्यूटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर कहें तो फर्म का बिजनेस बदलने से पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? या फिर अगर टर्म एक्सपायरी हो गई और हम टर्म बनाना चाह रहे हैं तो भी नहीं। अब भाई जब हम पहले से अपने एग्री टर्म पे चीज कर रहे हैं वो और कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत हो ही ना है यार। अब प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसलिए अपनी फर्म का टेन्योर बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाओ बिंदास। डीड को अल्टर करना पड़ेगा इसमें।